नमस्कार। भाषा विज्ञान की इस कक्षा में आज हम देखेंगे सुराखात। पिछली कक्षा में हमने बेलाखात पर बातें की। आज हम देखेंगे सुराखात क्या है, यानी कि सुर क्या है। देखिए, आवाज की निर्धारित तेजी और चढ़ाव को स्वर कहते हैं। जैसे कि संगीत में सप्त स्वर है, उस आवाज की तेजी और चढ़ाव उसमें है। सभी स्वर एक ही तरह नहीं वहां उच्चारित होती है। तो उसी तरह आवाज की इसी तेजी और चढ़ाव को हमारी बोलचाल की भाषा में सुर कहते हैं। यानी सरल शब्दों में कहें कि हम एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी कि एक ध्वनि का उच्चारण जब हम करते हैं उस समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। जैसे कि ध्वनियों के वर्गीकरण के समय आपने उनके ध्वनियों का उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। तो ध्वनियों के उच्चारण करते समय जो उच्चारण के लिए जो सहायक अवयव है उनमें स्वर तंत्रियां हैं। तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है ध्वनियों के उच्चारण में। तो इसी कंपन को ही हम सुर कहते हैं। कभी कभी कंपन में तेजी होते हैं, कभी ढीलापन हो सकता है, तो यही सुर है। सरल शब्दों में कहे तो ध्वनि को उत्पन्न करने वाले स्वर तंत्रियों का जो कंपन है वही सुर है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे स्वर तंत्रियों के कंपन द्वारा हमें सुराखात का पता चलता है। स्वर तंत्रियों के सुर के यानी कि स्वर तंत्रियों के तनाव या ढीलेपन पर आधारित। जैसे कि हमने कहा कि सुर माने एक ध्वनियों का कंपन है, तो सभी ध्वनि एक ही समान नहीं उच्चारित होती। जैसे कि भाई, वहां भा देखिए थोड़ा तनाव ज्यादा है, भा या में उतना नहीं है, तो भाई। तो कभी एक शब्द में जितनी भी ध्वनियां हैं सभी ध्वनियों में समान रूप से तनाव नहीं आते। तो स्वर तंत्रियों के तनाव या ढीलापन पर आधारित है। और दूसरे मुख्य रूप से याद रखने वाली बात है वाक्य की सभी ध्वनियां एक ही सुर में नहीं बोली जाती। इसे हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। वाक्य की सभी ध्वनियां एक ही सुर में अगर बोले तो भावाभिव्यक्ति नहीं होती। तो एक ही सुर में नहीं बोली जाती वाक्य की सभी ध्वनियां। प्रति सेकंड स्वर तंत्रियों की कंपन वृत्ति के आधार पर सुर ऊंचा नीचा रहता है। यानी कि प्रत्येक सेकंड में सुर का ऊंचा नीचा पन होता रहता है। लेकिन ये ध्वनि उत्पन्न करते वक्त कभी ध्वनि ऊंची होती है, कभी नीचे होती है। जैसे कि गाते वक्त आपने देखा होगा हाई पिच, लो पिच, जैसे आप कहते हैं, सभी कहते हैं। तो ये सभी स्वर या सभी ध्वनि समान पिच में यानी कि समान सुर में नहीं बोली जाती है। यानी कि सुर का संबंध किससे है? स्वरों की यानी कि ध्वनियों की कंपनावृत्ति पर आधारित है ये सुर। यानी कि सुर का संबंध स्वरों की कंपनावृत्ति पर आधारित है। तो एक बार फिर से देखिए, स्वर तंत्रियों के कंपन के द्वारा ही हमें सुराखात का पता चलता है। यानी कि कितना कंपन हुआ है, कंपन ज्यादा है या नहीं, इसी के आधार पर हमें सुराखात का पता चलता है। सुर क्या है? स्वर तंत्रियों के तनाव या ढीलेपन पर आधारित है। वाक्य की सभी ध्वनियां एक ही सुर में नहीं बोली जाती। प्रति सेकंड स्वर तंत्रियों के कंपन वृत्ति के आधार पर सुर ऊंचा नीचा रहता है। हर सेकंड में ये सुर का ऊंचा नीचापन होता रहता है। यानी कि सुर का संबंध स्वरों की कंपनावृत्ति से है। आगे ये बात समझ लें। आगे हम देखें, अब जब तंत्रियों में कंपन तेज होता है तो सुर ऊंचा होता है। यानी कि ऊंचे सुर के कभी कभी हमारी आवाज भी उस समय ऊंची हो जाती है। जब कंपन ढीला होता है तो सुर नीचा होता है। इसलिए मैंने भाई कहा। भाई में ये भा ध्वनि जो है ज्यादा मुखरित हो जाती है, या उतनी नहीं। तो वहां कंपन जब तेज होता है तो सुर ऊंचा होता है। भा का उच्चारण करते समय आप देख लीजिए हमारे दोनों होंठ जो है वो एकदम से बंद हो जाता है, तो वायु मार्ग जो है अवरोधित हो जाती है। भाई, तो वहां भा जो है वहां कंपन ज्यादा होता है, तो फिर उसके बाद या आ जाता है, थोड़ा कंपन नीचे होता है तो सुर नीचे आ जाता है। उदाहरण के लिए घोष स्वरों के उच्चारण में घोष स्वर क्या क्या होता है?
अब कवर्ग है तो ग घ न घोष स्वर है। देखिए का खा उच्चारण में जितना कंपन होता है उससे ज्यादा कंपन होता है ग घ न। चवर्ग में भी वही है, तीसरा चौथा और पंचम वर्ण जो है वो घोष स्वर होते हैं, तो उसके उच्चारण करते समय स्वर ध्वनियों में कंपन ज्यादा होता है। सो इस कंपन की गति को हम अभ्यास से ही निम्न या ऊंचा और उच्च और निम्न किया जा सकता है। इसलिए हम उच्चारण संबंधी प्रैक्टिस करते समय, अभ्यास करते समय हम यही बात बताते हैं। दूसरों को ऐसा पता नहीं होना चाहिए हम जानबूझकर ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। जैसे ये भा ध्वनि के बारे में, भा जो है द्वयोष्ठ्य वर्ण है, दोनों होंठों के मिलने से ही उसका उच्चारण होता है। लेकिन दंत्योष्ठ के रूप में कोई के फा उच्चारण करते हैं, भारत के बदले फारत कहने वाले। तो ये हम उच्चारण पढ़ाते हैं तो हम उन्हें अभ्यास देते हैं। तो कुछ लोग कैसे होते हैं, वो जानबूझकर ऐसा होता है जैसे सतर्क रहते हैं, मेरे उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो वो भारत मतलब जानबूझकर जब हम वो कहेंगे तो वो थोड़ा सा असाधारण सा उच्चारण लगता है। इसे यही हमें अभ्यास के द्वारा ठीक करना है। भारत कहना ठीक है, भा का उच्चारण ठीक होना ही है, तो इसके लिए हमें जानबूझकर, जैसे कि हमें भारत ऐसा कहने से थोड़ा सा असाधारण सा लगता है, तो इसे हम अभ्यास द्वारा ठीक किया जा सकता है। आगे देखिए, अब सुर की कोटि कितने प्रकार की है सुर। देखिए वैदिक साहित्य में सुर की 3 कोटियां हैं, यानी कि उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यानी जब सुर का आरोह हो तो उदात्त स्वर, यानी कि हाई पिच जो कहते हैं, ऊंचे पिच में आ जाते हैं, और अवरोह हो तो अनुदात्त स्वर। इसलिए मैंने भाई उदाहरण दिया था, तो वहां आरोह स्वर भी है और अवरोह स्वर भी है। और स्वर तंत्रियों जब अपरिवर्तित रहता है, जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं हमें ऐसा लग रहा है कि स्वर तंत्रियों में तनाव अपरिवर्तित है, यानी कि अभी कमल में का म ल तीनों में हमें लगता है बराबर वो जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो वो अपरिवर्तित रहता है। ऐसे सुरों को हम स्वरित सुर कहते हैं। तो वैदिक साहित्य में सुरों की कितनी कोटियां हैं? 3 कोटियां है। वो क्या क्या है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त माने सुर का आरोह हो तो उदात्त स्वर, सुर का अवरोह हो तो अनुदात्त स्वर। जब स्वर तंत्रियों में तनाव अपरिवर्तित रहता है तो वो स्वरित स्वर माना जाता है। आगे देखिए, अब चीनी भाषा में सुर की 4 कोटियां हैं, सम, आरोही, अवरोही और प्रवेशमुखी। क्योंकि हर भाषा की अपनी प्रकृति है, तो उसी के आधार पर वहां सुरों का भेद भी होता है। तो जैसे कि वैदिक साहित्य में 3 है, तो लेकिन चीनी साहित्य में 4 कोटियां हैं, साम, आरोही, अवरोही। ये साम, आरोही, अवरोही वैदिक साहित्य में भी है, लेकिन चीनी में एक और भी है, प्रवेशमुखी। तो वो क्या है, वो उस भाषा वैज्ञानिक या भाषा जानने वाले ही समझ सकते हैं। तो ये हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि चीनी भाषा में सुर की 4 कोटियां है, वो है आसाम, आरोही, अवरोही और प्रवेशमुखी। आगे देखिए, सुर, लहर और अनुतान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे कि उच्चारण संबंधी अभ्यास करते वक्त हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह बलाखाद है उसी तरह सुर लहर के बारे में भी हमें जानना चाहिए, जानकारी रखनी चाहिए हमें। देखिए सुर लहर क्या है। जब हम एक से अधिक ध्वनियों वाली भाषिक इकाई क्या है? शब्द है, वाक्यांश है, वाक्य है, तो इन सभी में एक से अधिक ध्वनियां हैं। एक ध्वनि मतलब क एक ध्वनि है, म एक ध्वनि है, लेकिन कमल एक शब्द है, देखिए एक से ज्यादा ध्वनि है उसमें। तो उसी तरह एक से अधिक ध्वनि वाली या ध्वनियों वाली भाषिक इकाई का उच्चारण करते समय क्या होता है, हर ध्वनि का सुर अलग अलग होता है। हर ध्वनि का सुर अलग अलग होता है का मतलब क्या है, हर ध्वनियों का कंपन जो है अलग अलग होता है। तो एक कभी कभी एक ध्वनि
का स्वर एक ध्वनि उदात्त होता है, यानी कि उसका सुर ऊंचा हो सकता है। तो ये हम किस तरह हम कह सकते हैं, उच्चारण करते वक्त ही हमें पता चलता है या सुनते वक्त हमें पता चलता है कि देखो उस ध्वनि का सुर लहर जो है वो ऊंचा है। तो इस तरह कुछ तो, उसके अगली ध्वनि थोड़ा नीचे होगा, अवरोह होगा। तो इस तरह एक प्रकार से एक लहर पैदा हो जाता है, सुरों की एक लहर, एक उतार चढ़ाव, इसी तरह कभी अपरिवर्तित सम के रूप में उतार चढ़ाव, फिर सम, फिर चढ़ाव, उतार, सम, इस तरह एक लहर बन जाती है हमारे बोलचाल में। इसे हम वॉइस मॉड्यूलेशन भी कहते हैं। सभी समान रूप से सुर अपरिवर्तित रूप से नहीं रहते, तो उसमें उतार चढ़ाव तो होता ही है, यही बोलचाल की विशेषता भी है। तो जब हम एक से अधिक ध्वनियों वाली भाषिक इकाई यानी कि शब्द, वाक्यांश या वाक्य का उच्चारण करते हैं तो हर ध्वनि का सुर अलग अलग होता है। इस प्रकार सुरों के उतार चढ़ाव की एक लहर बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सुर लहर या अनुतान कहते हैं। आगे देखिए, उदाहरण देखिए इसके। राम आ गया, यही एक कथन है। राम आ गया एक सामान्य कथन है, वहां उतार चढ़ाव कुछ भी नहीं है, एक स्टेटमेंट है। वहां हम कह सकते हैं एक सामान्य कथन है, सम है, न तो वो आरोही है न अवरोही है, वो सम है, अपरिवर्तित। लेकिन जैसे ही इसे प्रश्नवाचक में बदल जाता है तो देखिए, राम आ गया, देखिए वहां राम जो है सम स्वर में है, वहां अपरिवर्तित रहता है स्वर तंत्रियां, लेकिन आ गया देखिए उसमें थोड़ा सा एक ससुर जो है उसमें उतार आ जाता है, उतार चढ़ाव तो वहां आ जाता है, चढ़ाव तो वहां जाता है, उतार चढ़ाव आ गया कैसे कहते हैं। तो वो हम राम की प्रतीक्षा है, तो किसे राम आ गए हैं, तो इसलिए प्रश्न सूचक शब्दों में हम पूछे राम आ गया। और दूसरा देखिए, राम आ गया क्या, तो वहां भी आ गया में ज्यादा स्ट्रेस है। आ गया वो जो सुर जो है, सुर लहर जो है उसमें चढ़ाव है। राम आ गया क्या, क्योंकि राम की प्रतीक्षा है, अभी तक नहीं आई, जैसे ही आ गए उसकी खबर सुनते ही पूछ रहा है राम आ गया क्या, थोड़ा और चढ़ाव उसमें आ जाता है आ गया। आगे देखिए, आश्चर्य सूचक शब्द में राम आ गया, देखिए वहां गया में ही वो चढ़ाव है, राम आ गया, वहां आश्चर्य है, राम आ चुके हैं, तो इसलिए वहां आवास हमारा आश्चर्य हम व्यक्त करते हैं, तो हमारा वो अंतिम शब्द जो है उसकी ध्वनियों में चढ़ाव ज्यादा हो जाता है। तो इसी तरह एक ही स्टेटमेंट या एक ही कथन को विभिन्न भावों में हम व्यक्त कर सकते हैं। तो यही सुर लहर का उदाहरण है। जैसे कि आपसे कोई बात कहने के लिए कह रहे, आपको अच्छा लगा, आप जैसे कि आप कहते हैं ओके, मतलब आपको ओके अच्छा लगा, ओके, तो वहां उतना अच्छा तो नहीं लगा, तो वहां ओ में थोड़ा थोड़ा ज्यादा आपने स्ट्रेस दिया, यानी थोड़ा ज्यादा आपने वो जो उसे वहां सुर लगा, वहां उस ध्वनि की लहर थोड़ा सा चढ़ गया। तो इस तरह हमारा ये जो भाव जो है इससे अभिव्यक्त होता है, वहां एक प्रकार की लहर वहां पैदा हो जाता है। तो आगे देखिए, अनुतान के मुख्य रूप से 3 प्रकार है। प्रकार माने क्या है, फंक्शंस, 3 फंक्शंस है। तो सबसे पहला फंक्शन देखिए, कोशार्थ परिवर्तन। कोश माने डिक्शनरी, डिक्शनरी की मीनिंग, शब्दकोश में जो अर्थ है उसमें परिवर्तन आ जाता है। देखिए ये कैसे हो जाता है, सुर लहर में के या अनुतान के कारण, सुर लहर के कारण, वो सुर लहर कैसे होता है, हमारे उच्चारण से। तो उच्चारण में थोड़े से परिवर्तन आ जाने से अर्थ में बदलाव आ जाता है। बलाघात में भी हमने ही देखा था। तो देखिए, तान भाषाओं में अर्थात सुर प्रधान भाषाओं में इस तरह सुर लहर या सुर लहर से अर्थ में परिवर्तन आने वाली भाषाएं उसे कहते हैं तान भाषाएं। सुर प्रधान भाषाओं में अनुतान से शब्दों के कोशगत अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए, चीनी भाषा में एक ध्वनि है माँ, उसे एक अनुतान में कहे तो उसका अर्थ हो जाता है माता, माँ। तो दूसरे अनुतान में कहे तो उससे बिल्कुल भिन्न अर्थ है घोड़ा। देखो कितना भिन्न अर्थ है।
तो वहां कितने सावधानी से हमें शब्दों ध्वनि का उच्चारण करना पड़ता है। हमारे अनुतान में थोड़ा सा बदलाव आ जाए तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाए। ठीक है, माँ एक ध्वनि, उस ध्वनि को एक अनुतान में कहे तो उसका अर्थ होता है माता, तो दूसरे अनुतान में कहे उसका अर्थ होता है घोड़ा। तो ये कोशागत अर्थ में परिवर्तन आने वाला एक उदाहरण है, लेकिन हमारी भाषा में नहीं है, चीनी भाषा में है। आगे देखिए व्याकरण के अर्थ में परिवर्तन, व्याकरण अर्थ परिवर्तन, क्योंकि व्याकरण के आधार पर उसका अर्थ बदल जाता है, अफ्रीकी भाषा में होता है। यानी कि एक शब्द एक अनुतान में कहे तो वो भूतकाल बन जाता है, दूसरे अनुतान में कहे तो वो भविष्यकाल बन जाता है। देखिए ये अफ्रीकी में भी हमारी भाषा में हमारे लिए भूतकाल के लिए अलग से प्रयोग है और भविष्यकाल के लिए अलग प्रयोग है। लेकिन अफ्रीकी भाषा में एक प्रयोग या शब्द को या वाक्यांश को एक अनुतान में कहे तो वो भूतकाल बन जाता है, दूसरे अनुतान में कहे तो वो भविष्यकाल बन जाता है। तो तीसरा देखिए, ये तीसरा फंक्शन जो है, तीसरा प्रकार जो है, ये सभी भाषाओं के लिए लागू है। यानी कि सामान्य कथन, प्रश्न, आश्चर्य आदि का। जैसे कि मैंने जो राम आ गया वाले जो उदाहरण दिया है, वहां भी भाव की अभिव्यक्ति है। जैसे ये भाव एक ध्वनि का उच्चारण, पहले ही हमने कहा था कि शब्द, वाक्य, जैसे कि भाषिक इकाइयों का उच्चारण करते समय सभी सुरों का समान उच्चारण या समान तनाव नहीं होता। सुर तंत्रियों में लहर वहां लहरों का उतार चढ़ाव तो वहां होता रहता है। तो इसी के आधार पर, इस लहर के आधार पर हम अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। तो वो भाव कैसे, जैसे कि एक उदाहरण है अच्छा, सिर्फ एक शब्द है वो अच्छा, वो एक सकारात्मक शब्द है, उसका अर्थ है गुड, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। कैसा आपका क्या हाल है? अच्छा है। अच्छा है यानी कि उतना अच्छा नहीं है, इसका मतलब है। देखिए यहाँ हम सिर्फ अच्छा नहीं है कहने के बदले है अच्छा, यानी कि वो वहां हमने वो अच्छा में छा में हमने इतना ऐसा सुर लहर में थोड़ा सा तनाव, वहां थोड़ा सा चढ़ाव आ गया लहर में, तो इसलिए वहां हमारे भाव तो बदल गए। ठीक है, फिर अच्छे को हमने कितनी प्रकार से हम व्यक्त करते हैं हमारे भाव। अच्छा, यानी कि ऐसे होने की संभावना नहीं थी, जैसे कि कोई बात हो गई तो हम अपना आश्चर्य व्यक्त करते हैं, अच्छा ऐसा हुआ है क्या, क्योंकि हमें विश्वास नहीं हो रहा। फिर प्रश्न सूचक में पूछेगा अच्छा, तो ऐसा किया है क्या, अच्छा। तो हम ऐसा सुनते वक्त कोई किसी ने कोई बात कही तो हम प्रश्न सूचक में बोलते हैं, वहां भी हमारे विश्वास नहीं होता, हम फिर से दोबारा सुनने के लिए उससे पूछते हैं अच्छा ऐसा हुआ है क्या। तो ये जो भाव वहां व्यक्त होता है। कभी हमें गुस्से में हम इरिटेट हो जाते हैं, कोई हमसे बात कर रहा है तो हम कहते हैं अच्छा अच्छा, बस हमें और कुछ नहीं सुनना है। देखो एक ही शब्द, उसे हम कितने प्रकार से उतार चढ़ाव के साथ हम बोल लेते हैं, जिससे इसके भाव कितने अलग अलग भाव से व्यक्त हो जाते हैं। इसीलिए मैंने पहले कहा था, जैसे कि आप परीक्षा लिख के घर वापस आ जाते हैं, आपके माँ पूछती है बेटा कैसे रही परीक्षा, या फिर कैसे रही एग्जाम, कैसा रहा, ठीक है कहते, कोई कहते हैं हाँ ठीक है, तो माँ भी खुश, हम भी खुश। लेकिन कोई दिन के हम कहेंगे ठीक है, यानी कि अब देखा जाएगा रिजल्ट कैसा निकलेगा, क्योंकि वहां देखो हमारा भाव एक ही शब्द है लेकिन भाव अलग है। वहां सुर लहर के कारण ये भाव जो है अलग हो जाता है। तो यही सुर कहते हैं, यही सुराखाद है। यानी कि शब्द या वाक्यांश के किसी एक ध्वनि में कंपन ज्यादा हो जाता है, जो ध्वनियों को उत्पन्न करने वाली उस कंपन को ही हम सुर कहते हैं। और इस उतार चढ़ाव को, सुरों के इस उतार चढ़ाव को हम सुर लहर यानी कि अनुतान कहते हैं। आ गई समझ में? अब सुराखा, सुर, सुर लहर, अनुतान, सभी बात समझ में आ गई। उदात्त सुर क्या है, अनुदात्त सुर क्या है, तो ये सारी बातें आप फिर से एक बार दोबारा देख लीजिएगा
और फिर मैं इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछूंगी, उसका उत्तर भी दीजिए। धन्यवाद।